2 सीटों पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी मिली और वो भाग गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी इस देश को अंधकार की तरफ ले जा रही है। पीडीए अगर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता तो 43 सीटें न हरा पाता बीजेपी को। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपने देखा होगा भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कई नामचीन हस्तियां आती हैं, उनका इंटरव्यू होता है। और आज हमारे साथ भारत समाचार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बहुत खास जो हस्ती है, आपने कई टीवी डिबेट्स में आपने उनको सुना होगा, उनको जाना होगा, किस तरीके से तेज तर्रार छवि से उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप उनको जानते होंगे, बहुत जाना माना नाम, बहुत वेल नोन फेस मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत समाचार पर। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जो जंग है वो छिड़ी हुई है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ये जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है हर एक दल के लिए, हर एक पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो 9 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिष्ठा है आपके लिए या फिर नॉर्मल चुनाव की तरह? देखिए, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए तो बड़ा एक ऐसा जवाब देने वाला समय है जो 2024 में हमने जवाब दिया बीजेपी को, और 2024 में ही बीते हुए खत्म होते हुए साल में योगी आदित्यनाथ को एक करारा जवाब। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि 2 सीटों पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिम्मेदारी मिली और वो भाग गए। भाग के झारखंड चले जाते हैं, कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, 2 सीटों से उनको बाहर कर दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस सीट का उनको प्रभारी बनाया गया उस सीट पे चुनाव नहीं करा पाई बीजेपी। कितना दुर्भाग्य है। और फिर 13 तारीख चुनाव की डिसाइड डेट हुई सबसे पहले, और इसके बाद बात को बहाना बना के उसमें पता नहीं कौन कौन सा पर्व त्योहार का एंगल लगाकर उन्होंने कहा कि साहब ये तो 20 तारीख को होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। समाजवादियों को ये अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार डर रही है। अच्छा, ये डर घबराहट जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी आपकी बार बार करती है, ये डर और घबराहट किस चीज से है उनको? क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में। हालांकि इस बार आप लोगों का वर्चस्व जरा ज्यादा कायम था, लेकिन सरकार तो अभी भी उनकी है। डर किस बात का उनको, और वो भी आपसे? बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। हाँ। बीजेपी सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति में नहीं आई है। हाँ। कि सत्ता मिल जाए। हाँ। उनके एजेंडे फिक्स हैं आरएसएस के द्वारा। वो लंबे दीर्घकालीन समय तक के लिए सत्ता चाहते हैं, और ऐसी सत्ता जिससे कि वो पूरे भारत के संवैधानिक ढांचे को बदल सके। तो उन्हें डर लगता है कि अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हारेंगे तो बहुत जनता के बीच में निगेटिव मैसेज जाएगा। जैसे अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी कितना डिफेक्ट हो गई, पीछे कितना चली गई। आज पूरे दुनिया में यह सवाल है, अमेरिका में भी, लंदन में भी और कनाडा में भी यह सवाल पूछा जाता है कि हाउ कैन पॉसिबल कि बीजेपी लूज अयोध्या लोकसभा सीट, कैसे? ये लोग पूछते हैं, ये मुझ तक फोन आए हैं। तो अब वो नहीं चाहते हैं कि मिल्कीपुर हारे, वो नहीं चाहते हैं कि अब चुनाव हारे, क्योंकि उनके जो दीर्घकालीन एजेंडे हैं, जो संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो इस देश के पीडीए के लोगों के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, वो बाधा के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है, बिल्कुल हिमालय की तरह उनके बीच में। इसलिए उनको डर है। अच्छा, हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, ये सनातन संस्कृति वाला देश है और यहाँ पर 90% से भी ज्यादा हिंदू हैं। और ऐसे में आपकी पार्टी अल्पसंख्यकों की बात करती है, ऐसे आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पे, आपने सुने होंगे। आप सीधे सीधे मुस्लिमों की बात करते हैं। क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हिंदुओं के हक के लिए अगर बीजेपी बात करती है तो इसमें गलत क्या है? हिंदूवादियों के लिए अगर बात करती है बीजेपी तो इसमें गलत क्या है? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और मैं उसी को आज बात करता हूं, सनातन। सनातन शब्द अल्पसंख्यक को कनेक्ट करता है आज के परिवेश में। कैसे? बौद्ध धर्म में ही सनातन धर्म समाहित हुआ और उसी को सनातन धर्म कहा गया। जब भारत सोने की चिड़िया था, चाहे वो मौर्य काल का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन राजाओं को देख लीजिए, जब पूरे भारत में, और भारत में क्या, लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना गया, जब भगवान बुद्ध ने उनके अहिंसावादी सिद्धांतों ने, उनके तमाम सारे वो सिद्धांत जिससे पूरे देश में सत्य और अहिंसा की बात की जाए, तो वो तो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आज की डेट में आते हैं बौद्ध, और हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आपने हमको कहा कि मुसलमान की बात करते हैं। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या?
क्या मुसलमान को इस देश में संविधान ने किसी एक लाइन में, किसी एक जगह पे ऐसा कुछ किया जहां अधिकार ना हो मुसलमान को बोलने का, कहने का, एक्सप्रेशन का, पूजा का, उनकी पद्धति का, जो कुछ भी है XYZ, जितना अधिकार मनोज यादव को, जितना अधिकार स्वाति श्रीवास्तव को, उतना ही अधिकार सलमान को है, उतना ही अधिकार अरशद को है। और बीजेपी के लोग जो ये आरोप लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों को अलग करके राजनीति की जाए, जिससे कि उनकी राजनीति आसान हो जाए। ठीक है, ये आपका तर्क है, लेकिन यहाँ पे एम की तो बात हमने कर ली, लेकिन वाई यानी कि जातिवाद का बड़ा गंभीर आरोप आज से नहीं, शुरुआत से आप पर लगता आया है। जातिवाद, परिवारवाद, और बीजेपी को लगातार आप लोग मौका देते आए हैं। चलिए इस विधानसभा उपचुनाव की बात कर ले। इस बार भी आप पर आरोप लगे कि आपने ज्यादातर सीटें परिवारवाद से प्रभावित होकर दी। वो जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार आता रहा है, परिवारवाद का गंभीर आरोप लगा है। ये कहा जाता है कि नाम से तो सपा समाजवाद है, लेकिन चरित्र में परिवारवाद है। इस पर क्या जवाब देंगे मनोज यादव? देखिए, ये अनर्गल आरोप है। मैं बीजेपी के इस आरोप का खंडन करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। हाँ। क्या परिवारवाद? क्या मेरी बातों को आप इसी डिबेट में झुठला दीजिए। मैं चाहता हूं इसी इंटरव्यू में आप मुझसे कहें मनोज जी आप गलत बोल गए। परिवारवाद इस देश की सकारात्मक इकाई है और हमारे देश की विश्व में पूरी पहचान इसलिए है कि हमारे यहाँ एकल परिवार नहीं रहता है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है पूरे भारत में, और हम सब उस अवधारणा के हिसाब से चलते हैं कि हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा सबको हम एक साथ लेके चल के देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार को आगे नहीं ले जा पाया वो देश को कैसे आगे ले जाएगा? क्योंकि और परिवार की बात अगर बीजेपी ये कहती है तो उनका तो सबसे बड़ा परिवार है जिसको RSS परिवार कहते हैं, और बीजेपी परिवार की तरह भी पॉलिटिक्स करना चाहती है। अब तो रिश्तेदारों को भी परिवार में लाए। हम ये जवाब नहीं देंगे कि बीजेपी में कितने परिवार हैं, हम ये जवाब देंगे जो हमारा परिवार है वो हमारी ताकत है, और किसी भी राजनीतिक दल को कूटनीतिक रूप से अपनी ताकत को पीछे नहीं ढकेलना चाहिए। नहीं, नाम आता है, कुछ गिने चुने चेहरों को आप लोग वरीयता देते हैं, वही आपकी पार्टी में चमकते हैं, और जो लोग हैं वो नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। बीजेपी में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा सीधा सीधा आरोप है। आप लोग सिर्फ कुछ एक चेहरों को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा क्यों है? मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं और मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अपनी कहानी कहां से शुरू की थी और कहां तक पहुंचा हूं ये सब भारत समाचार को मालूम है। बड़ा प्लेटफॉर्म मुझको भी दिया भारत समाचार ने। इस तरह किसी भी नेता का नाम लीजिए, मैं एक अतुल प्रधान जी का जिक्र करता हूं। वो 2 बार चुनाव लड़े, हारे, फिर वो विधायक बने। मैं सुनील साजन जी का जिक्र करता हूं, किस राजनीतिक परिवार से आते हैं। संजय लाठर जी का जिक्र करता हूं, किस राजनीतिक परिवार से आते हैं। या किसी और आप व्यक्ति का नाम लीजिए, जिस भी आप व्यक्ति का नाम लीजिए। 2, 4, 6 फैमिलीज हर ऐसी पार्टीज में होती हैं जिनका एक अपना उस क्षेत्र में लगाव होता है। सपोज लालजी वर्मा जी हैं। लालजी वर्मा जी पहले बसपा के नेता थे, बसपा के कद्दावर नेता के रूप में रहे। उनका अपना अपने जनपद की और अपनी सीटों पे बहुत जबरदस्त पकड़ है पॉलिटिकल रूप से, और वो उनकी विधानसभा की सीट थी। अगर पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको लड़ाया तो क्या बुरा किया, इसमें कौन सी बात है। मैं याद करता हूं लखीमपुर खीरी में बीजेपी के विधायक डेथ कर जाते हैं, फिर उनका बेटा चुनाव लड़ता है। क्यों लड़ता है? ना लड़ाती बीजेपी तब कहती। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। तो परिवारवाद पे उंगली उठाना मतलब देश को गर्त की तरफ ले जाने वाली बात कर रहे हैं। हम जनता के बीच में स्वाति जी जाते हैं और जनता के बीच में जाके हम समर्थन मांगते हैं। अगर जनता हमको एनालिसिस करती है, हमारा फिल्टर करती है कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमारे विधानसभा में विधायक बनने लायक है कि नहीं है, सांसद बनने लायक है कि नहीं है, तब ना हमको जनता चुनती है। इसमें क्या सवाल करना। जी, एक आरोप पर आप पर बहुत गंभीर लगता है। आप हमारी भी डिबेट में कई बार आए हैं, हिस्सा लिया है। आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते, बहुत गुस्सा हो जाते। गुस्सा जैसे नाक पर रहता है, इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि बोलना क्या है। ये गंभीर आरोप लगते हैं आप पर, उसका कैसे जवाब देंगे? इतना गुस्सा कैसे आ जाता है आपको? नहीं, हम पहले ऐसे नहीं थे। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये सब मुझे सिखा दिया। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो भाषा है, जो टोन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ही एग्रेशन में रहती है। हाँ। वो तो सदन में भी बोलते हैं, सदन में कहते हैं हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम सद्भावना यात्रा बंद करा देंगे, कर देंगे। इस तरह की वो भाषा हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं स्टूडेंट टाइम से ही मैं सीखता आ रहा हूँ कि टीट फॉर टैट, जो जैसा जवाब सवाल पूछे उसका वैसा जवाब होना चाहिए। मैं आज तक कभी भी
अपनी इस वाणी से मैंने किसी भी व्यक्ति को कोई गलत बात नहीं कही, मैंने कोई असंवैधानिक शब्द, कोई बदतमीजी वाला शब्द मैंने आज तक प्रयोग अपनी डिबेट में नहीं किया। लेकिन बीजेपी के लोग क्या क्या कहते हैं और वो मुस्कुरा के कहते हैं, हम अपने पूरे भाव से कहते हैं। दो अंतर है। ये इस बात का जरूर विश्लेषण होना चाहिए कि मेरे चेहरे पे इतनी एग्रेशन क्यों रहती। अमूमन ऐसा प्रवक्ताओं के चेहरे पे नहीं रहता है। मैं अपनी बात दिल से कहता हूं, पीडीए के लिए कहता हूं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब के लिए कहता हूं। पीडीए तो आप लोग करते हैं, लेकिन आ तो जाते हैं उन्हीं सारी चीजों पर, उन्हीं तथ्यों पर जहां पर पहले बीजेपी थी। तो अलगाव अलग क्या हुआ इसमें? सारी चीजें तो वही हैं, उसी पॉलिटिक्स में एक तरह से, उसी जमीन में आप लोग भी, उसी पिच पर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैच खेलना चाहते हैं। अलग क्या है आपकी और बीजेपी की राजनीति में? आपको क्या लगता है, बताना सबसे बड़ा डिफरेंट ये है स्वाति जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को बीजेपी कभी छू नहीं सकती। छू नहीं सकती मतलब वो इतने पवित्र लोग नहीं हैं कि वो समाजवादी विचारधारा को छू सकें। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी मैं चाहता हूं इस पे रिएक्शन करे, क्योंकि वो सबकी बात नहीं करते हैं। वो आपने कहा कि आपने मुझसे पहला ही सवाल पूछा कि हम हिंदुओं की पक्ष की बात, क्योंकि संविधान ये हमको इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म की बात करके इस देश में राजनीति कर सकूं। हमारा संविधान हमसे कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। बीजेपी ये नहीं कहती है। बीजेपी कहती सिर्फ हिंदू चाहते हैं, लेकिन हिंदू में भी कितना सबका साथ सबका विकास। वो कब किया? सबका टैक्स कौन लेता है? हम लेते हैं क्या? कहा जाता है ना, कि सबका विनाश। मैं कहता हूं सबका टैक्स कौन लेता है? बीजेपी तो लेती है। हमको तो टैक्स मिलता नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं। टैक्स किसको मिलता है? सरकार को। तो जब सबसे टैक्स वसूल रहे हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो सबका विकास करने में फिर आप कौन सी ये अवधारणा लेकर आओ? करके दिखाओ। प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है तो करके दिखाएं, मुख्यमंत्री जी के हिम्मत अंदर है तो करके दिखाएं। गए थे मदरसा को लेके, गए थे, किस तरह सुप्रीम कोर्ट से मुक्की खानी पड़ी, किस तरह बुलडोजर की प्रक्रिया को सही जांच कर रहे थे, किस तरह 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया सरकार पे कि जिसका मकान आप गिरा रहे हैं जबरदस्ती उसको 25 लाख रुपए दिए। कैंडिडेट हैं करहल से तेज प्रताप यादव, अभी परिवारवाद पर ही हम लोग बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि करहल तो सिर्फ सपा का था, सपा का रहेगा, कोई छीन ही नहीं सकता। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस या इसको ओवर कॉन्फिडेंस किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि सपा का सिर्फ करहल था, सपा के आगे कोई वहां पर जीत ही नहीं सकता? मतलब किस बुनियाद पर आप लोग कह रहे हैं ये बात? देखिए, ये देश तमाम सारी चीजों से बटा हुआ देश है, लेकिन ये अनेकताओं में एकता है। इस देश में सबके गढ़ हैं अपने अपने। कोई अपने आप को बनारस का गढ़ अपना महसूस करता है, कोई आजमगढ़ को अपना गढ़ महसूस करता है, कोई मैनपुरी को अपना गढ़ महसूस करता है। ये एक बड़ी सच्चाई वाली बात है। तो जाहिर सी बात है, करहाल का जो रिकॉर्ड है वो समाजवादियों के पक्ष में सबसे ज्यादा रहा है। और बहुत सारी, जैसे कैंट विधानसभा है, बीजेपी लगातार जीत रही, कभी कभी कांग्रेस जीत लेती है। लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं, और एक सीट है लखनऊ में ही पूरब की, बीजेपी लगातार उसको जीतती आ रही, समाजवादी पार्टी उस पर अभी तक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई। तो ठीक वैसे करहाल समाजवादियों के लिए समाजवादी पार्टी वहां जीतती है, और हम तो चाहते हैं कि इनको बड़े नेता लड़ाने चाहिए। उनको नेता नहीं मिलता है कोई करहाल में, फिर हमारे रिश्तेदार को लड़ा देते हैं। और वो घर फोड़ घर तोड़ टाइप की राजनीति तो बीजेपी की सबसे बड़ी बात है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी घर तोड़ने के लिए बीजेपी जानी जाती थी, आरएसएस जाना जाता था। माफ करिए, तब बीजेपी नहीं थी, तब आरएसएस ही था। वो तब लड़ाई लड़ते थे कि कैसे अंग्रेजों के नजदीक चले जाएं। तो वो इस करहाल में चुनाव में भी उन्होंने यही किया, लेकिन मुखी खाएंगे। तो दावा करते कि बड़े बड़े काम उनकी सरकार में हुए जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे काम कर दिए बीजेपी की सरकार ने। आज ही की घटना ले लीजिए, 370 को लेकर एक बार फिर से बड़े ज्यादा वहां पर वो बहाली को लेकर बातें कही जा रही है। आज बड़ा प्रदर्शन भी हुआ वहां की विधानसभा में। इसमें समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? बड़ा शानदार सवाल पूछा आपने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बीजेपी को मैं डिफाइन करता हूं तो 2 सेगमेंट में ही डिफाइन कर पाया हूं आज तक, तीसरा सेगमेंट नहीं बनता। बीजेपी, एक पहलू बीजेपी का भावनात्मक पहलू है और दूसरा पहलू जो है वो आर्थिक पहलू है। और इस देश का डेवलपमेंट, अगर मेरे जैसा एक छोटा सा नेता, पार्टी का कार्यकर्ता ये समझता है कि देश का विकास तभी होगा जब देश आर्थिक तरक्की की तरफ बढ़ेगा। अगर भावनात्मक मुद्दों पे अगर हम आगे भी बढ़ जाते हैं तो देश की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का डेवलपमेंट, नौजवानों को रोजगार, हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़े, विश्व शक्ति के रूप में बने, नहीं बन सकता है। तो बीजेपी को जो आप बता रही हैं वो चाहे 370 हो या कुछ हो सकता है भावनात्मक रूप से, हाँ राम मंदिर भी भावनात्मक रूप से तो बीजेपी नंबर 1 है। आपकी भावनाओं से खेल सकती है, आप उसको पराकाष्ठा तक ले जाएगी। अरे राम मंदिर बना दिया, आप खुश हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ भावना से बड़ी नफरत है।
ऐसा क्यों? मैंने इन अपने पाँव से अयोध्या की परिक्रमा की है, भगवान राम की परिक्रमा की है। जब भी दिवाली के आसपास जब भी परिक्रमा होती है, तो नफरत का शब्द तो मैं ऐसे खारिज करता हूं कि मैंने नंगे पांव पंचकोसी परिक्रमा कई बार की है। हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है, राम मंदिर का दर्शन किया है, जब राम मंदिर नहीं बना था तब भी दर्शन किया है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या राम मंदिर और भगवान राम को बीजेपी ने पेटेंट करा लिया? हमारा तो वर्डिक्ट सब पे एक जैसा है, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे माता दुर्गा हो, भगवान शिव हो, सब पे वर्डिक्ट एक जैसा है। हम भावनात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं कि बात होगी तो आर्थिक ढांचे की होगी, सामाजिक ढांचे की होगी, और राजनीतिक उन पहलुओं पे चर्चा होगी जिससे हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली बन सके, जो समाजवादी लोग कर सकते हैं। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश में समाजवाद स्थापित होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। भावनात्मक रूप से नंबर 1 बनने में कुछ नहीं होने वाला। सीधे सीधे आरोप लगते हैं आपको अयोध्या से ऐतराज है, वहां पर अभी दीपोत्सव हुआ, दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई, दावे तो ऐसे थे, लेकिन आप लोगों को बड़ा ऐतराज रहा। वहां से जो नवनिर्मित सांसद थे अवधेश प्रसाद, उनको भी इनवाइट किया गया था, वो भी नहीं गए दीपोत्सव में, और भी कई बातें निकलकर सामने आती है। तो क्या राम नाम लेना समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं है, या कोई ऐतराज ऐसा कुछ कि किसी को बुरा लग जाएगा? आपका चैनल सत्यता की बात करता है, लेकिन आप आज झूठे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे सांसद का ये बयान है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। सांसद की बात सत्य मानी जाएगी कि प्रशासन की बात सत्य मानी जाएगी, ये बात आप बताइए। और दीपोत्सव की बात की गई, कितने दिए जले, कितने वीडियोस मैंने ट्वीट किए हैं, कितने वीडियोस आए हैं न्यूज चैनलों के द्वारा, आधे दिए जले आधे नहीं जले। और फिर अगर किसी गरीब ने वहां पे उस बचे हुए तेल का इस्तेमाल अपने खाने के लिए करना चाहा, तो क्या किया? वो एक घटना आप लोगों ने एकदम रिकॉर्ड कर लिया, पिछले कोई साल का रिकॉर्ड वीडियो नहीं है किया। वो। मैं कहता हूं, गरीब की महिला, किसी गरीब का परिवार अगर वो तेल लेने जाता है तो उसको गालियां दी जाती भाजपा के वॉलेंटियर और कार्यकर्ताओं के द्वारा। वीडियोस वायरल हैं। लेकिन एक बात बताइए, उस तेल को सरियों में तो बहाया जा सकता है, लेकिन गरीब की रसोई तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये भाजपाइयों से सवाल पूछे। वो रामद्रोही भी हैं, रामद्रोही के साथ साथ अयोध्या के भी विरोधी अबकी हैं। बार तो 37 सीटें जनाब आप लोग जीत कर बैठे हैं, प्रतिनिधित्व तो आपका भी है उत्तर प्रदेश में, आप लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और आपको करना भी चाहिए उत्तर प्रदेश के हित में। अच्छा सर, एक नारा बड़ा हिट है इस बार उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक नारा जो है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है? बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कैसा देख रहे हैं ये उपचुनाव, ये स्लोगन्स? क्योंकि ये स्लोगन्स के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त घूम रही है, टहल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये शब्द कहना कि बटेंगे कटेंगे, और वो मुख्यमंत्री हो कंटिन्यू 8 साल से, तो वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हूं। ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे की बात में मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी चाहती कि पीडीए के लोग एकजुट रहें, और जब एकजुट रहेंगे तो किसी लखीमपुर के योगेश वर्मा की तरह पिटेंगे नहीं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो गरीब किसान मजदूर है, और जो अगड़ा भी पीछे रह गया है, उसके ऊपर पूरी तरीके से अत्याचार होता है। उस अत्याचार के लिए कौन खड़ेगा? सरकार तो खड़ी नहीं है। अगर सरकार खड़ी होती तो लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ होती हैं। एक गौतम कम्युनिटी का लड़का कस्टोडियल डेथ मरता है, और एक ब्राह्मण समाज का। मेरा कोई विरोध ब्राह्मण समाज से नहीं है, मैं उनके भी साथ हूं, हमारी पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन एक को 10 लाख रुपए और एक के दिल पे एक कहते नहीं मरहम भी लगाने नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन लड़ेगा? अमेरिका आएगा लड़ने? कौन आएगा? रसिया आएगा लड़ने भारत में? कि तुम अमन गौतम, तुमको एक पैसे की रकम उसके परिवार को योगी आदित्यनाथ नहीं देगा तो कौन बोलेगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलेंगे, अपने फंड से वो पैसा देते हैं उस गरीब के बच्चे को। तो ये लड़ाई अमीर और गरीब की है स्वाति जी। अमीर के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, योगी आदित्यनाथ सामने हो, मोदी हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, हम पीछे नहीं अच्छा, हटेंगे। एक सवाल, आपने इस घटना का जिक्र किया, इस पर बड़ी सियासत हुई उत्तर प्रदेश में। एक सवाल ये भी है कि अगर यादव जाति का कोई व्यक्ति उसका इनकाउंटर हो जाता है तो आपके यहाँ का पूरा डेलीगेशन चला जाता है, लेकिन वही किसी ब्राह्मण जाति के साथ या किसी और जाति के साथ हो जाता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। आपके नेता पूछने तक नहीं जाते हैं, कोई सवाल तक नहीं उठाते हैं। इस पर क्या जवाब है आपकी पार्टी का और आपकी तरफ से? इस पे जवाब तो सिर्फ एक बड़ा छोटा सा है। क्या यादव के यहाँ बीजेपी सरकार जाती है, डेलीगेशन भेजती है?
क्या मदद करती है? क्या प्रेम यादव के यहाँ मदद किया था या मंगेश की मदद की थी? जवाब तो सिर्फ इतना सा ही है। लेकिन मैं इसको फिर विस्तारीकरण करके कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी ब्राह्मण के, ना किसी बैकवर्ड के, ना किसी दलित के, ना किसी ठाकुर के, किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन लड़ाई हमारी क्लियर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह मालूम है कि हमारी लड़ाई किससे है, जिनसे सदियों पुरानी लड़ाई है, जिन्होंने सिर्फ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार किया है पीडीए के लोगों पे, उनसे हमारी लड़ाई है। वो अगर बीजेपी के लोग महसूस करते हैं तो वो महसूस करें, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीए को भले ही बहुत अच्छी सफलता मिली हो, 37 सीटें आप लोगों ने जीती, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देती। बीजेपी के आपके पूर्व सहयोगी हैं जयंत चौधरी जी, अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा, कल उनका इस तरह से बयान आया, एरा गैरा उन्होंने बता दिया। इसको आप कैसे देखेंगे? उन्होंने अल्पसंख्यकों को एरा गैरा कहा, आदिवासियों को एरा गैरा कहा, और आधी आबादी को एरा गैरा कहा, और जो अगड़ों में पीछे रह गए, जो समाजवादी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को ताल्लुक रखते हैं, हमेशा से महसूस करते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा को ही, बड़े नेता हुए उसमें, और जहां से समाजवाद शुरू होता है भारत में, वहां भी बड़े नेता अगड़े ही रहे, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जनेश्वर मिश्र हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, जितने भी नेता हैं वो ज्यादातर अगड़े थे। उन अगड़े नेताओं के उस समाजवाद के सिद्धांत को आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय लालू जी ने, और भारत के कोने कोने से समाजवादियों ने उसको पूरे देश में विस्तृत किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जयंत चौधरी जी अगड़ों के खिलाफ हैं, उनके आदिवासियों के खिलाफ हैं, आधी आबादी के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं? ये बात जयंत चौधरी को बतानी पड़ेगी ने। मीरापुर वाली सीट जो है वहां जमानत भी नहीं बचेगी, ये बात वो स्पष्ट रूप से जान और समझ ले। चुनाव 20 तारीख को है, मीरापुर की जनता उनको जवाब दे देगी अगर ऐरा गैरा या इस तरह के शब्द का इस्तेमाल जिक्र किया आपने। आप लोगों की पार्टी ने यह भी कहा कि जितना टालोगे उतना हारोगे। पहले 13 था, फिर 20 हो गई, तो टालने का मतलब हारना है बीजेपी के लिए और आपके लिए जीतना है। देखिए, समाजवादियों में खासकर यादव कम्युनिटी का एक इतिहास बड़ा शानदार रहा जी। हम दंगल लड़ने वाले लोग हैं। आदरणीय नेताजी भी पहलवान थे, मैं भी व्यक्तिगत रूप से बचपन में कई प्रतियोगिताओं में पहलवानी में भाग लेता था। तो मैं अपने और नेताजी के उस बात को पूरी समाजवादी पार्टी में जोड़ के देखना चाहता हूं। बहुत कार्यकर्ता हमारे पहलवानी करते हैं। जो पहलवान दंगल में देर तक लड़ता है वो चुनाव, दंगल भी जीतता, चुनाव भी लड़ता है। अगर टालेंगे तो बुरी तरीके से हारेंगे, रगड़ के हराएंगे। बीजेपी के लोग ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं, हमें सारे दांव पेच अच्छे से मालूम है। अगर आप डर गए हो, सोचते उधर उधर व्यवस्था कर लोगे, तो आदरणीय चाचा जी ने भी बता दिया है, उन्होंने करहल में ऐलान कर दिया है, कटहरी में भी बता दिया है कि अगर बेईमानी की तो याद रखिएगा फिर तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या और चुनाव के अधिकारी हो। हम लोग लड़ना हर तरीके से जानते हैं। ये बात बीजेपी की मौजूदा सत्ता सुन ले, समझ ले। हमने 24 के लोकसभा के चुनाव में उनको समझा भी दिया था, बता भी दिया था। बिल्कुल। यूपी सरकार के एक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कोई कॉम्बिनेशन आप लोगों का कोई बनता नहीं है। अक्सर वो अखिलेश यादव पर हावी होते हैं, अखिलेश यादव उनके लिए पोस्ट करते हैं, फिर वो करते हैं, और वो पहले से ही आपके इस कॉम्बिनेशन को, गठबंधन को ठगबंधन बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती कि लड़ाई कैसे चलती रहेगी आगे, या लड़ाई का कुछ हल भी निकलेगा? उनके नाम के आगे, डिप्टी सीएम के आगे एक शब्द लगा दे, बेचारे डिप्टी सीएम। क्यों? वो बेचारे हैं, उनको मैं बेचारा क्यों? वो तो डिप्टी सीएम है ना। बेचारे डिप्टी सीएम है। हाँ। हार के चुनाव में फिर से जब जीते थे अपने नेतृत्व में तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तब बेचारे हो गए। जब उप मुख्यमंत्री बने तो बेचारे उप मुख्यमंत्री को स्टूल मिला, कुर्सी नहीं मिली। फिर बेचारे जब हार गए 22 में तो बेचारे को बेचारगी के कारण उनको फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस बेचारगी के साथ अपना विभाग चला रहे थे पीडब्ल्यूडी, बेचारे उप मुख्यमंत्री का वो पूरा पोर्टफोलियो छीन लिया गया। तो बेचारे उप मुख्यमंत्री के लिए एक ही शब्द, हम दुआ करते हैं कि हमारे पिछड़े पीडीए के पी हैं, ईश्वर उनकी गुलामी बरकरार रखे और ऐसे ही वो रहें, और बीजेपी आरएसएस की कृपा पात्र पे बिना किसी पिछड़े का कोई भी लाभ
कराए हुए हाँ। अपनी राजनीति को ऐसे ही चमकाते रहे। अच्छा, आपने कांग्रेस से बड़ा मंथन किया, उसके बाद आप दोनों साथ में आए, उसके बाद ये उपचुनाव में बात बनी नहीं, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में मार तीन झाम, बड़ी सियासत देखने को मिली, कुछ बात नहीं बनी। उसके बाद फिर कहा गया कांग्रेस की तरफ से भी ऑफिशियली कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, बड़ी मैटर कुछ ठीक नहीं लग रहा है उत्तर प्रदेश। इस पर क्या जवाब है? भारत समाचार ने मेरे ख्याल से सुपारी ले रखी है बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या गाजियाबाद की मीटिंग में कांग्रेस के लीडरान नहीं थे? क्या डॉली शर्मा नहीं थी या तनुज पुनिया नहीं थे? कौन नहीं था? माननी जी के उस मंच पे सभी कांग्रेसी थे और हर जगह प्रचार में जाते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा तो गठबंधन है। आप लोगों ने क्यों सुपारी ले रखी है बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की? होने वाला कुछ नहीं है। आप कुछ भी सरकार की तरफ से बैटिंग कर लीजिए, समाजवादी पार्टी इन सारे आरोपों को नस्तो नाबूद करेगी, ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। लेकिन बड़े बड़े नेता है, वो तो कहते हैं कि ठीक चल रहा है, लेकिन पार्टी का जो नेता है जो ऑफिशियली बोलेगा तभी हम बोलेंगे आगे। अजय राय कोई अगर देखा जाए तो अजय राय बहुत मौकों पर शांत हो जाते हैं, कुछ बोलने से मना कर देते हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक बात स्पष्ट है, मैं ये बात बार बार कह भी रहा हूं और ये बात आपके भी प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। कांग्रेस का जो सेंट्रल पूरा राजनीति है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन कभी कभी जो इनकी स्टेट लीडरशिप है उस लीडरशिप के द्वारा तमाम सारे ऐसे बयानात हो जाते हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में तमाम तरीके का विभेद हो जाता है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान कार्यकर्ता और हमारी स्टेट लीडरशिप कभी नहीं देती। मतलब आप ये मानते हैं कि सपा और कांग्रेस कुछ वैसे तो साथ साथ है, लेकिन कुछ चीजें जो उनकी तरफ से आती है जहां आपको लगता है कि सहमति नहीं बन जाती है, वहां आप बिल्कुल इंडिविजुअल है, ये माना जाए? आपकी विचारधारा? हमारी सहमति उनकी सेंट्रल लीडरशिप से है, हर मुद्दे पे है। इंडिया अलायंस की सीट सेटिंग 9 सीटों पर क्यों नहीं बन पाई? नहीं, वो ठीक है, वो नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव। जो सीटें हम दे रहे थे वहां वो नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव। इतनी सी बात है, 3 सीटें हम दे रहे थे, 9 में 3 कितने परसेंट हुआ? आप तो पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, बताइए। लगभग 35% हुआ, नहीं हुआ। एक चुनाव में 9 सीटों में 3 सीटें हम दे रहे थे तो 35% सीट दे रहे थे। किसी गठबंधन में 35% सीट छोटी मानी जाती है? क्यों नहीं मना पाए? भाई वो नहीं लड़े, चूंकि उनके लिए शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, झारखंड इंपॉर्टेंट है और वायनाड में भी उपचुनाव है। तमाम सारे वो लीडर्स को शायद और बेहतर करना चाहते हैं और वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ जोड़ के 27 में और ताकतवर तरीके से लड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं लड़े। इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है। आप इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, अगर हमारे मंच पे कांग्रेस के लीडर्स ना आते तब आपके आरोप को मैं मानता। वैसे ये आरोप बीजेपी के, आरएसएस के, इसलिए आप पूछ रही हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब बात करते हैं 27 की, क्योंकि उपचुनाव होंगे उसके बाद सीधा सीधा चुनाव 27 का आ जाएगा। 27 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कौन से मुद्दे होंगे? क्या ये अकेला पीडीए होगा या कुछ और मुद्दे होंगे आप लोगों के? ये पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि 27 में क्या होगा, और उत्तर प्रदेश का लगभग 25 करोड़ की आबादी क्या चाहती है 27 में। 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। और ये बात मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, पीडीए के लोग, नौजवान, किसान, छात्र, मजदूर, महिलाएं सब मिलकर उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन की तरह चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी तक एक कॉन्सेप्ट था, मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी तक 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले ये लगता था कि बीजेपी को हराया कैसे जाए। बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी थी, डबल इंजन की सरकार। लेकिन जब 2024 में उत्तर प्रदेश में हम सब ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी को चारों खाने चित किया है, कोई खाना बचा नहीं है, चाहे वो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर हो, चाहे वो बहराइच से लेके बुलंदशहर तक हो, चारों तरफ उनको हमने चित किया है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हो गया कि अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को,
परास्त कर सकता है तो वो अखिलेश यादव जी ही हैं वो लीडर जो हरा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सब एक आंदोलन के रूप में 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुना इसीलिए है अयोध्या में योगी आदित्यनाथ बड़ी पहरेदारी वहां पर कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, रैलियां खूब हुई हैं, विकास से रिलेटेड बहुत सारे कार्य हुए हैं और पूरी तरह से परास्त करने की जो योजना है आप लोगों की है, आपके पीडीए को, वो फेल करना चाहते हैं अपने हिंदुत्व के माध्यम से। तो अयोध्या की लोकसभा सीट का हार गए। वो तो सब कुछ तो करा लिया था पहले ही। पहले मंदिर बना लिया, वहां डेवलपमेंट करा लिया, जहाज उतार दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी हार गए। मिल्कीपुर चुनाव नहीं करा पाए, दोबारा हारते तो और बेइज्जती हो जाती। इसलिए उसको पता नहीं कब तक पेंडिंग रखेंगे। मुझे तो नहीं लगता 27 तक मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी कराएगी। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी पे आरोपित कर रहा हूं कि बीजेपी अब मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव आयोग उनके इशारे पे नाचता है। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि अरे कराना होता तो पहले ही हो जाता चुनाव, नहीं कराया। वो तो कुछ प्रॉब्लम थी वहां पर, इस देखिए, वजह से, ना तो इस वजह कोई से एजेंडा चलने वाला मंदिर का, ना कोई एजेंडा चलने वाला हिंदुत्व का। एक एजेंडा चलेगा उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है पीडीए। पीडीए की अवधारणा उत्तर प्रदेश के जन जन में पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने कहा है 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 2027 में जीतेगा। और हमारे वर्कर की मेहनत से जन आंदोलन करके हम जीतेंगे। हवाई बात 400 पार की तरह नहीं कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार वाला। ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जो कहते हैं कि ये अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी की जगह कभी नहीं ले सकते, योगी आदित्यनाथ की जगह कभी नहीं ले सकते। वो तो कहीं रेस में ही नहीं है, वो सोच ले कुछ भी, लेकिन कुछ भी होगा नहीं उनका। वो मेरे ख्याल से कुछ खावा लिए होंगे। भारत में उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी चीजें चल रही, खा लेने के बाद व्यक्ति हाँ साएं बोलने लगता है। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य पाने की वजह से कुछ खा लिए होंगे, तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये बहुत छोटी सी बात। ठीक है। अच्छा, जल्दी से, एक रहेंगे नेक रहेंगे, मठाधीश कौन होगा 2027 का? नहीं, हम लोग मठाधीश नहीं बनेंगे। हम लोग क्योंकि मठाधीश वाला नारा बड़ा चल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में सियासत। मठाधीश अपने मठ में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। और वो इसलिए करेंगे चूंकि जनता चाहती है कि हमारा जो लीडर हो, जो हमारा अगुआ हो, वो पीडीए समाज से आए और पीडीए को आगे लेके चले। बिल्कुल। एक सवाल और भी है कि आप अखिलेश यादव को कहां तक देखना चाहते हैं? एक साधारण कार्यकर्ता कहां तक अखिलेश यादव को देखना चाहता है? निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के माध्यम से इस देश के पिछड़ों को आगे ले जाना है। अब मैं चाहता हूं और हमारी पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सत्ता में बैठकर जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के, बुनकरों के, सबके जो सवाल हैं, जो अधिकार हैं, उनको पूरा करें। तो मैं ये महसूस करता हूं कि भारत की राजनीति में ध्रुव तारे की तरह अगर कोई चेहरा चमकता हुआ आपको आने वाले 3 से 4 दशक में मिलेगा, वो चेहरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का होगा। और भारत की राजनीति में आने वाले 3 दशकों में अहम भूमिका, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए और 3 दशक बाद भी चला लीजिएगा, सबसे अहम भूमिका में अगर कोई लीडर होगा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव होंगे। चूंकि वही इस देश के असली खेवनहार हैं, पीडीए के भी और उत्तर प्रदेश और देश की जनता के भी। 2027 में इतना स्टेमिना है समाजवादी पार्टी के पास कि वो जीत सके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा राज्य है, क्योंकि 10 साल से लगातार योगी की सरकार है, मुद्दे भी हैं और प्रदेश की जनता भी पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश जीतने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश पे पूरा आभा मंडल पीडीए का होगा। वो फिर बुंदेलखंड से रुहेलखंड तक हो या पश्चिम से लेके पूरब तक हो, हर जगह आभा मंडल एक ही होगा, पीडीए का। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और आप कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कैसे जोड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? जुड़ने का मतलब एकता है और यहाँ पे सिर्फ सकारात्मक बात है। कटना शब्द नकारात्मक शब्द है। तो हम जोड़ के आपस में एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता की प्राप्ति करके जनता के लिए काम करेंगे। आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन आस्था को कभी भी करारी चोट नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि पूर्व में आपके ही कई नेताओं के द्वारा ऐसी बातें कही गई जो शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में समाजवादी पार्टी? समाजवाद ही भारत का सबसे बड़ा धर्म है।
सनातन धर्म हो सकता है, धार्मिक हमारी प्रक्रिया, लेकिन इस देश के आम नागरिक का, ये हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवाद ही असली धर्म है, जहां पे त्याग की भावना है, जहां पे आपस में भाईचारे की भावना है, जो महात्मा बुद्ध से लोगों ने सीखी है। अहिंसा की बात है, लड़ना नहीं है, आपस में एकजुट रहना है और उन शक्तियों से लड़ना है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। अच्छा, एक लाइन में सर ये भी समझा दीजिए कि ये पीडीए को लेकर बड़ा सवाल उठाया जाता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री इसको ऐरा गैरा गठबंधन कह देते हैं। तो इस गठबंधन को लेकर बड़े सवाल है, क्योंकि कुछ लोग आपके रुष्ट भी हुए, कुछ चले भी गए, गुलदस्ता कई बार बिखरा, और अभी भी देखिए कांग्रेस को लेकर थोड़ी नाराजगी निकली। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी इस देश को अंधकार की तरफ ले जा रही है। पीडीए अगर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता तो 43 सीटें ना हरा पाता बीजेपी को। जनता ने जाना, समझा, देखा, बूझा, तब दिया वोट। 37 समाजवादी पार्टी, 6 कांग्रेस की, और उसमें परिवार के कितने लोग हैं हटा दो, फिर कितने बचते हैं? यानी कि 90% से ज्यादा अगर किसी को सीटें मिली हैं, परिवार की बात हटा के फिर करते हैं, तो वो प्रदेश के लोगों की, आम जन लोगों की हैं। वो फिर चाहे मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी साहब हो, या संत कबीर नगर के हमारे निषाद जी हो, या बुहाल सुल्तानपुर से बुहाल जी हो। कितने सारे ऐसे चेहरे जिनका राजनीतिक अस्तित्व बड़ा छोटा था, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उनको जिताया, पैसे भी नहीं थे फिर भी चुनाव जिताया। तो पीडीए इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार में बीजेपी ले जा रही पीडीए को, नाम इस तरह बदनाम कर। सवाल और मनोज यादव जी, परिवारवाद पर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं, तो ये माना जाए कि आपके यहाँ से परिवारवाद खत्म नहीं होगा? मौका देंगे बीजेपी को आप लोग आगे भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सनातन में है निहित? ये जनता तय करेगी, और समय समय पे जनता ने जवाब दिया है। कभी हमारे नेता जीते हैं, कभी हारे हैं। आदरणीय डिंपल जी को भी चुनाव हारना पड़ा, ये बात आपको भी पता है। आदरणीय धर्मेंद्र जी को भी चुनाव हारना पड़ा। बेईमानी से जीते बीजेपी वाले, कैसे जीते ये समय तय करेगा, वो जांच तय करेगी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा ये जनता के बीच की लड़ाई है। हम जनता के बीच में जाते हैं, बीजेपी जनता के बीच में जाती है। मैं किसी बीजेपी के नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं उनको फ्री रखना चाहता हूं। आप हमारे परिवार पे अटैक करो, जितना अटैक करोगे वो परिवार कुंदन की तरह चमक के बाहर आएगा, क्योंकि हमारा प्रदेश ही हमारा परिवार है। बहुत धन्यवाद मनोज यादव जी, आप बेबाकी से अपनी बात को रख पाए, और उम्मीद आपसे जो की गई आप उस पर बहुत खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आए और अपने बेबाकी से आपने पूरी बातों को कहा। इसी के साथ इस खास इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आगे भी किसी और हस्ती से आपसे मुलाकात करवाएंगे जरूर। बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।